हमारी कोशिश रहती है कि आपको उन कलाकारों से मिलवाएं जिनको आप देखते हैं, जिनसे रूबरू होते हैं सिने पट पर, और आप जानना चाहते हैं कि ये जो एक्टिंग की, जो अभिनय किया, वो किस तरह से कर लिया, या शूटिंग के समय और क्या क्या बातें हुई, या ये भूमिका इन्हें कैसे मिल गई, या इस भूमिका के बारे में कैसे तैयारी की। तमाम बातें होती हैं। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो एक बार भी पर्दे पर आते हैं तो बस लगता है कि अब ये हटे ना। ऐसे ही कलाकार हैं जिन्हें हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है। जी हाँ, बृजेंद्र काला जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले अगर हम बृजेंद्र काला जी की बात करें, ये लोग ऐसा अभिनय करते हैं कि नाम कम याद आता है आपका, बल्कि आपका जो चरित्र आप जीते हैं वो ज़्यादा याद आता है। तो सबसे पहले अगर हम याद करते हैं आपकी बात, आपका नाम, तो हमें याद आती है फिल्म पान सिंह तोमर, जिसमें आप एक पत्रकार बने हैं, और जिस तरह से आप शुरू करते हैं, बैठते हैं जी। और जिस तरह से आप बात करते हैं, वो वाकई लगता है जी रहे हैं आप उस चरित्र को। ये एक्चुअली में पान सिंह तोमर इस तरह की फिल्में यदा कदा बनती हैं जी। और जिस तरह से वो भूमिका निभा ली गई, या मतलब हालात उस तरह के बन गए, ऐसा भी कभी कभी होता है। और जब मैंने ये परफॉर्म किया था, जब ये सीन हम लोगों ने हो ही नहीं पा रहा था, वो इसलिए नहीं हो रहा था, जिसे कहते हैं ना कि जिंक कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये सीन से हटा ना दिया जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब फिल्म शुरू हुई जी। तो इरफान के पैर में चोट लग गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब हम ये सीन करने के लिए गए, अगर आपको याद होगा तो उस फिल्म के अंदर जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जाता हूँ, बस वो हमने धौलपुर में शूट किया। अच्छा। वो जो जगह थी वो 2 भाइयों की थी। उसके बाद उन 2 भाइयों में पता नहीं क्या झगड़ा हुआ पैसे को लेके कि हम लोगों को वहाँ से पैकअप करना पड़ा, और वो आगे सीन शूट नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मेरे को बुलाया गया रुड़की। अच्छा? कि इसको रुड़की में करेंगे। फिर रुड़की में जिस छत के ऊपर हम सब ताम झाम लगा करके बस सीन की तैयारी होने ही वाली थी, भयंकर आंधी तूफान और बारिश हो गई। और फिर वहां से भी बिल्कुल हाँ, कि मतलब तेरे कूचे से निकले हम बेआबरू होके। तो फिर वहां से वापस आ गए। फिर ये सोचा गया कि अब इसको कैसे करें। मुझे लगा कि शायद तिग्मांशु बोलेंगे कि यार मुझे लगता है ये हो नहीं पा रहा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट था, उसने कहा कि नहीं, ये तो करना ही करना है कैसे भी करके जी। क्योंकि एक तरह सूत्रधार है वो कहानी के अंदर। तो ये हमने शूट किया चांदी वाली स्टूडियो में, और उसको सारे बैकग्राउंड को ढकते हुए उसका अब जहां हमने वो शूट भी किया था वो बिल्डिंग भी ढह गई। अच्छा। अब वो बिल्डिंग नहीं है चांदी वाली में। तो वहां हमने ये 2 रात में करीब इसकी शूट की। और पूरी तरह से पूरा माहौल वही, मतलब मुरैना, धौलपुर, उसी जगह का बना के रखा। फिल्म में जब आप देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वही जगह है जी, लेकिन शूट हमने उसको यहीं मुंबई के स्टूडियो में किया गया। जैसे कि ये जो था पत्रकार, तो क्या वैसा लिखा था कि वो ऐसे ही बात करेगा, उसका ज़मीन पे बैठना और डर डर के बोलना, क्योंकि एक वो मतलब जिस तरीके के व्यक्तित्व से मिल रहा है, वो एक भय भी है मन में उसको अपनी जिंदगी क्या होता है रेणु जी की, ये डायरेक्टर की गाइडलाइन होती है, वो आपको बताते हैं। तो तिग्मांशु ने मुझसे कहा कि ये बहुत बुरी तरह से डरा सहमा है, क्योंकि पान सिंह का नाम पूरे इलाके में बिल्कुल गब्बर सिंह की तरह फैला हुआ है। ठीक है, और ये बंदा चाहता है कि मैं इसको अगर इंटरव्यू कर लूंगा और ये छप जाएगा जिस दिन, तो मतलब मैं तो हिट हो जाऊंगा। मतलब लोग कहेंगे यार वाह, कमाल कर दिया इसने, कितनी अंदर की बात लेके आया, कितनी पते की बात लेके आया है। तो और ये छोटा पत्रकार है। मैंने वो पत्रकार भी देखे हैं मथुरा शहर में। अच्छा। जब हम थिएटर करते थे तो वो किस तरह से पत्रकारिता कैसी होती थी कि मतलब कि एक जने ने लिख लिया, एक पत्रकार ने लिख लिया, और उसकी कॉपी ले करके बाकी के आगे बढ़ जाते थे। तो वही एक उसी तरह का पत्रकार था मैं। अच्छा। है ना, कि एक डायरी अपने पास रखता है, एक पेन अपने पास रखता है, एक कॉपी रख ली, और बस कहीं भी पता कर लिया कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये बाकी किसी से और से पूछ लिया, या उसकी कार्बन कॉपी लेके आपने टाइप करवा ली। लेकिन आज वो चाहता है कि वो डायरेक्ट रूबरू एक ऐसा इंटरव्यू करेगा जो कि मतलब फिर छा जाएगा वो, जब ये इंटरव्यू आएगा टर्निंग पॉइंट होगा उसकी लाइफ का। फिर मैंने याद किया कि ये किरदार करने के लिए तो मैं न्यूज़ चैनल में देखता था, जब वीरप्पन से मिलने के लिए पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए जाते थे तो उनके बारे में दिखाया जाता था कि कैसे उनकी आंखों में पट्टियां बांध करके उनको वहां तक ले आया जाता है, और वहां जाकर के उसकी मनोदशा क्या रहती है। वो सोचता है कि इंटरव्यू तो हो गया, कहीं इंटरव्यू के बाद वीरप्पन ने बोल दिया तुम बाहर जाके क्या करोगे, तुम्हारी कॉपी हम बाहर पहुंचा देते हैं, जो भी तुमने लिखा है यहीं रहो, हमारे लिए लिखो, तो क्या होगा। तो यही ख्याल मेरे दिमाग में था कि अगर मैं यहाँ आ गया और यहाँ इसने बोल दिया पान सिंह ने कि ठीक है बेटा तुम लिखो, यहाँ पे तुम्हारा भविष्य हम बनाते हैं, हमारे बारे में तुम लिखते रहो, और तुम्हारा जो लिखा हुआ है वो हम बाहर पहुंचा देंगे, हमारा कोई भी आदमी पहुंचा देगा जी। या जाओ तुम किसको देना है तुम्हें, और फिर दे के तुम आ जाओ हमारे साथ ही वापस। तो वो जो भय, वो जो एक मन में गुड़गुड़ी कर देने वाला जो हिसाब किताब था, वो बसा के रख लिया।
तो उस समय क्या होता था कि मतलब कि एक लाइन है उसमें कि मतलब कि वो सोचता है कि पहली बार जब मैं मिलूंगा तो मैं इनसे बोलूंगा क्या, है ना, मतलब क्या बोलूंगा, चचा बोलूं, नहीं 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 क्या बोलूं, दाऊ बोलूं, नहीं 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 क्या बोलूं, ये मुझसे बड़े हैं, क्या है, मतलब आप फर्स्ट मीटिंग संबोधन में सबसे प्रोनाउंस क्या पहले करोगे, संबोधन क्या करेंगे? संबोधन क्या होगा आपका, भाई साहब, या अरे आप तो बहुत बड़े, तो वो सवाल भी ऐसे ही करता, उसने बोल दिया कि मतलब आप जगत कैसे बने, तो पहली बार में मार्क खा गया वो, उसे बोले तो आते ही पत्रकार बनना चाहे, चल निकल यहाँ से हाँ, ना, जी फिर जी नहीं नहीं सॉरी सॉरी बोलता है, फिर पैर पकड़ जी लेता है कि जी। नहीं नहीं गलती हो गई गलती हो गई, तो सवाल भी उसको ऐसे करने हैं कि पता नहीं ये आदमी कब रूठ जाएगा, कब बुरा मान जाएगा। ये शूट के टाइम पे इतना अच्छा माहौल बना हुआ था कि इरफान तो खैर ग्रेट है ही, साथ के साथ क्या थे जो कैमरामैन थे हमारे, तो जैसे जैसे मेरे ऊपर मेरे से कई लोग सवाल करते हैं कि आपने वो जो कॉमेडी की, मैंने कहा मैं कॉमेडी नहीं करता, आपको लगता है वो हो जाती है, जी ऐसी ये भावना मेरी कॉमेडी करने की नहीं थी, लेकिन आप देखोगे तो आपको देख के हंसी आएगी जी कि ये आदमी कैसी बुरी दशा में फंसा हुआ है। जी। तो ऐसे ही वहाँ होता था शूट के टाइम पे। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं काला जी, जैसे आप बता रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इरफान जी के सामने बैठे थे। हाँ अभी भी आप जैसे बता रहे हैं तो आपकी मनःस्थिति ऐसी लग रही है कि सचमुच आप जी पान जी, सिंह तोमर के सामने बैठे थे। पान सिंह तोमर नेचुरली, पान सिंह मतलब वो तोमर के भय सामने, आप अभी बताने में भी हाँ, वैसा ही दिखा तो रहे वो हैं, ऐसा वो लग रहा मैं भाव इसीलिए आ रहा है क्योंकि जी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो जो माहौल बना था उस समय, हमारे जो कैमरामैन थे मिस्टर मिश्रा जी, जी। तो उनके कंधे पे जब कैमरा था तो वो भी हिलता रहता था अच्छा कि ना, फिर कभी कभी एक आध दिन तो ये हुआ कि मैं बुरा मान गया, मैंने कहा ये दोनों हंस रहे हैं यार, ये तिग्मांशु, मैंने शिकायत कर दी, तो बोला अरे कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि वो जिस तरह से मैं बात करता था, जिस तरह जी से डायलॉग हाँ, बोल रहा था, अटक अटक के हाँ, बोलना। तो उसमें मतलब उनको भी हंसी आई, तो वो भी उनको भी हंसी आ जा रही थी कि अच्छा मतलब कि क्या हो गया ऐसा, आप मतलब पलकें अजीब ढंग से हाँ झपकाते थे उसमें। झपकाते हैं वो करके कि हाँ कि ये कहाँ मिलेगी, कि तो मिला है हाँ। ₹2.5 की मिला है आइसक्रीम, है ना, फिर वो तो फिर वो खाने के लिए जब फिर बात वो बुरा होती मान है। जाता है कि मतलब कोई ₹2.5 की आइसक्रीम मिलती है, मतलब हम तो ₹6 की मिलती है वहाँ, तो हम तो जर्मनी में खाई हमने ये बड़ी आइसक्रीम, जी हमने ₹2.5 की तो यहाँ भी मिला है ग्वालियर में। हम्म। तो वो जो मतलब डायलॉग बोलने का वो जो पन था और वो जो माहौल बना उस वक्त, वो बहुत ही सुंदर, मतलब अपने आप में पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया वो वो जो पकड़ा आपने स्टाइल, एक हाँ कहते हैं एक हाँ तरीका आपने, हाँ, वो कैसे आपने उसको क्रिएट किया? वो फिर ऐसे वो मैंने बताया ना कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया, जबकि वो सीन बाद में शूट हुआ उधर, उसको कंटिन्यू किया, वही कैसे उसको बस आप वो कैरी एक, करना, हाँ उसको वो एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी कॉन्टिन्यूटी बात बनाए थी रखना कि वो कंटिन्यूटी बन गई उस तरह से, आसान नहीं है। क्योंकि चक्कर क्या है कि माहौल तो वही था, इरफान वही थे, जी है ना, डायरेक्टर वही था, पूरा जो एटमॉस्फेयर था सारा उसी हिसाब से, और घुसते ही मतलब ये कि मतलब कि सुनो सुनो भैया हम इनको हम क्या बोलें, फिर अपने आप ही डिसाइड किया हाँ ठीक है दाऊ बोल देंगे, ठीक है हम ये बोल देंगे ना, और उसके बाद जब आके बैठना तो क्या हुआ कि उसके आगे का सीन ब्लॉक नहीं था, जी कुर्सी आती है, एक ही कुर्सी है और अब हमें बैठना है, तो मैं इंतजार करता रहता हूँ कि शायद मेरे लिए भी कुर्सी आएगी, वो आती नहीं वो है, आती नहीं है। फिर वो कहता है कि मतलब इतने छोटे हो बैठ जाओ उधर, हाँ बैठता है तो बिल्कुल सामने नहीं बैठता, सामने दीवार से टिक के बैठता टिक के है। बैठता जी है ना भाई, ऐसे क्योंकि राइटर है, अड़गुड़ सी स्थिति लिखेगा, है जी। फिर वो घुटना मतलब घोंटू हाँ जिसे कहते हैं उसको ऊपर करके उसको अपना वो बना लिया, मेज और फिर लिखने की तैयारी सहारा, की, हाँ। है ना, सहारा लेकर के, तो वो सारी चीजें जब एक बार आ गई तो फिर वो आगे का काम आसान हो गया, आसान हो फिर जाता वो है। समझ में आ गया कि मतलब ये ऊपर है मैं नीचे हूँ, जी है ना, फिर वो गिव एंड टेक उसी तरह से रहा, तो फिर वो पता है कि मतलब कि वो दबाएगा आप दबोगे, तो वो कैरेक्टर उस समय इजाद हो गया, नहीं ये बात ध्यान में रखनी कि आप पत्रकार हैं, जी आपको सवाल उनसे करना है, उनको आपसे सवाल सवाल नहीं नहीं करना, करना। तो जब आता है कि जब सवाल पूछ लेता है वो, तो उसके बाद तो वो जैसे रिएक्शन है वो है ही, लेकिन जब भी सवाल पूछने आता है तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करता है आत्मविश्वास कि उसका आप, जागता हाँ कि है, मतलब मैं आपने पत्रकार हूँ। फिर मतलब सारे रिश्तेदारों ने मिलकर गैंग बना लिया, है ना, वो बड़ा कॉन्फिडेंस से डायलॉग आता जी है जी, है ना, वाकई बहुत यादगार फिल्म, और आपका उसमें जो अभिनय है वो वाकई क्या कहें, धन्यवाद। यादगार बन गया। तो चलिए एक समा सा बन गया है, और जिस तरह से आप लोगों का अनुभव होता है अभिनय के बारे में, और जिस तरह से आप उसको जीते हैं, वो अपने आप में बिल्कुल बेमिसाल है। ब्रिजेन काला जी, इस गीत के बाद हम एक बार फिर बातचीत अपनी शुरू करते हैं। बंटी बबली के बारे में बात करना चाहेंगे, या आपकी बहुत सारी और भी फिल्में हैं, MS धोनी, जॉनी LLB, जॉनी LLB 1, जॉनी LLB 2, जी पीके है, पीके है, हाँ, जी और भी बहुत सारी पिक्चरें हैं, जी मिथ्या है, मिथ्या, मैं मिथ्या के बारे में बात करना चाहूँगा। जरूर। मिथ्या रजत कपूर साहब ने, एक्चुअल में उनकी एक पहली पिक्चर थी रघु रोमियो, वो भी आपने की? हाँ वो भी मैंने उसमें की आप थे, थी, जी। और उसमें एक्चुअल में क्या था कि
ये उस समय की बात है जब शायद मोबाइल नया नया आया था और इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो रजत ने मेरे को कास्ट किया एक किरदार के लिए जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का साथ में होता है। वो एक रनिंग डायरेक्टर था उस तरह का। तो मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैंने कहा था मैं अभी ससुराल से आता हूँ वापस, तो मैं अपनी वाइफ मुल्ता को लेने के लिए गया हुआ था। तो लगता है वो डेट आसपास मैं बोल के गया 22 तारीख को मैं आ जाऊँगा जी। और मैं आ गया। अच्छा। और मैं जाके रजत से मिला, लेकिन रजत मुझे ढूंढ रहे थे उससे पहले ही। और उन्होंने कहा, अरे ये काला साहब आप कहाँ चले गए? अरे मैंने तो बोल के गया था आपसे कि मैं 22 को आऊँगा। अब उन्होंने क्या करा कि वो कैरेक्टर किसी और ने दे दिया। अब उन्होंने नया कैरेक्टर ईजाद किया कि वो मुझे चाहते हैं कि मैं फिल्म में रहूँ। तो उन्होंने एक डायरेक्टर का किरदार बनाया और उसमें तो उसके लिए भी उन्होंने अपने एक दोस्त को कास्ट कर लिया था। वो NSD के थे वो एक्टर साहब। तो हम दोनों ने मिल करके एक कैरेक्टराइजेशन ऐसा किया जैसे कि आपने ये है ना क्या बोलते हैं मस्तान भाई, जी जी, है ना ब्रदर्स, तो वो वाइट कपड़े पहने रहते हैं वो उस तरीके से, अब्बास मस्तान। अब्बास मस्तान साहब। जी। तो उसी तरह के किरदार में हमको क्रिएट किया गया और हम सीरियल डायरेक्टर हैं। तो वहाँ फिर मैंने कुछ करके मतलब अपनी कारस्तानी दिखाई और कुछ बनाने की कोशिश की। तो उससे खुश होकर के फिर एक फिल्म आई मिथ्या जी। और जिसमें कि मतलब एक पूरी गैंगस्टर कहानी है उस तरह जी। की। तो मैं और अपने विनय पाठक साहब, जी। तो हम दोनों की जोड़ी है उसमें कि श्याम इंस्पेक्टर राम इंस्पेक्टर। हम लोग इंस्पेक्टर नहीं है, लेकिन उसमें जो किरदार इन्होंने निभाया है रणवीर शोरी ने, जी। तो वो जो रंगमंच का एक कलाकार होता है उसको एक सिनेमा मिल जाता है, उसमें वो एक्टिंग करता है और उसको फिर उठा के ले आते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी की शक्ल का जो एक गैंगस्टर था उसके लिए ये काम करता है जी। उसकी जगह। तो हम लोग उठा के लाते हैं। जी। तो कोई पूछता है आप लोग कौन? हम लोग कहते हैं इंस्पेक्टर, मैं राम इंस्पेक्टर, ये श्याम इंस्पेक्टर। तो वो एक फिल्म ऐसी रही मेरे लिए, मतलब एक रन थ्रू कैरेक्टर जिसे कहते हैं, जिसकी आपको एक नीड होती है कि मतलब एक ऐसा किरदार आपको मिले जो कि फिल्म में लगातार दिखाई देता रहे। और वो एक पहला किरदार मेरे को इतना बड़ा रजत साहब ने मेरे को दिया। क्या वजह थी कि आपको उन्होंने चुना? जैसे कि आपने पहली फिल्म बताई कि हाँ, उसमें भी कि वो ढूंढते रहे, नहीं, आपका रोल किसी और को दे दिया, फिर आपके लिए रोल बनाया। हाँ, उन्होंने वो, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से था अच्छा। कि इसको काम देना है, पर वो बात वहां बन नहीं पाई, वो उन्होंने किसी और को दे दिया था। तो एक ठीक ठाक सा एक अच्छा सा किरदार नहीं कर पाया मैं उसमें जी। तो इसलिए उन्होंने पूरी भरपाई इसमें की और इसी के साथ साथ फिर आंखों देखी की। फिल्म में लगातार बने रहना, हाँ, दिखाई देते जी, रहना। जी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भले ही थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन हमारा कैरेक्टर कुछ अच्छा हो, स्टैब्लिश हो, कुछ करने के लिए रहे, और कोई ये चाहता है कि हम पूरे फिल्म में दिखते रहें बीच बीच में। नहीं, क्या लगता है रेणु जी, क्या है जी। अगर कलाकार की अंतरात्मा से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि मतलब मैं दिखता रहूं, है ना। लेकिन जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आया हूँ, एक सीन, 1.5 सीन, 2 सीन, 2.5 सीन करते करते एक फिल्म मैंने की थी घपला। समीर हंचटे उसके डायरेक्टर हैं और समीर से जब मेरी मुलाकात हुई तो उनके ये शब्द थे कि काला भाई, मैंने आपको इस फिल्म में एक किरदार दिया है और वो बहुत अच्छा किरदार है, मैं चाहता हूँ वो आप करें। तो उन्होंने बताया कि मैं पूरी फिल्म में दिखाई दूंगा और एक सर्टेन इंटरवल के बाद, मतलब कुछ 2 सीन 4 सीन के बाद ऐसे करके मैं आता रहूँगा इस तरह से। अरे मैंने कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे मतलब इस तरह का किरदार दिया। बोला हाँ, आपको मैं जहाँ जहाँ मैंने देखा, जितना भी देखा, तो प्यास नहीं बुझी। एक सीन देखा, उसके बाद लगता था एक और होगा, अभी आप आओगे, पूरी फिल्म निकल गई, आप नजर नहीं आए। तो बोला आपने प्यासा रखा, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये दिख करके मेरी प्यास बुझे। क्या बात है। तो वो एक कलाकार को ऐसा होना चाहिए कम से कम ना, कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की प्यास जगा के रखे। हाँ, कि कम से कम जो उसे प्यास लगी रहे आपकी और वो आपको जगह देता रहे, चाहत बनी रहे, चाहत आपकी बनी रहे। फिर मैंने वैसे ही किया कि मतलब एक 1.5 सीन के बाद मैक्सिमम फिल्म में जिस तरह से भी की मैंने बहुत सारी पिक्चरें की हैं जिसमें 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे सीन्स मैंने रेगुलर करता आया हूँ, अभी भी करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही सोचूं कि नहीं मेरा कोई किरदार ठीक ठाक होगा तभी मैं करूँगा, नहीं, मेरे पास समय होगा, डेट्स होगी और मेरे को किरदार पसंद आएगा, मैं करूँगा। जब भी मेट से शुरू की थी एक तरह से ये बात है। जी, जब भी मेट से। तो जब भी मेट में जैसे आपको जब मिली तो फिर वही वाली बात आती है कि आप जैसे अभी कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरा रोल कैसा है, तो उसमें क्या देखते हैं आप? मैंने बताया ना, जब भी मैं एक ऐसी शुरुआती तौर पे फिल्म आई थी मेरी, उस वक्त मैं एक सीरियल कर रहा था, जब लब हुआ, उसी समय मेरे को ये फिल्म मिली। और जब मेरे को मेरी मुलाकात इनसे हुई अपने डायरेक्टर साहब से, तो मुझसे पूछा कि मतलब कि और सर क्या चल रहा है आजकल। तो मैंने बताया, मैंने कहा कि एक सीरियल कर रहा हूँ मैं, जब लब हुआ सीरियल कर रहा हूँ। तो वहीं से ये टाइटल आया जब भी मेट का। तो वो शुरुआती, उसी के बाद मैंने
डिसाइड किया कि मैं सिनेमा करूंगा और इंतजार नहीं करूंगा। जब वी मेट के शूटिंग के समय का आपका कुछ अनुभव हम शेयर करना चाहेंगे। बहुत सुंदर एक मतलब वाकया ऐसा हुआ कि मुझसे इम्तियाज ने कहा जी। कि सर ये सीक्वेंस है जिसमें आप गाड़ी में इनको बैठा के जाते हैं, और क्योंकि ये लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, लंबी लंबी दूरियां तय करता है, तो ये गाता है कुछ ना कुछ, तो ये इसमें गाएगा, ये ड्राइवर जो है गाएगा कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी फोक गा दीजिए। अच्छा। मैंने कहा फोक गा दूं? हाँ। तो सोचा फिर मैंने कहा कि फोक जो है था मेरे पास, क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, ब्रज का हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, तो सोचा मैंने ये गा दूं, भूसा बिकाए मुझे लाए दो लटकन। तो मैंने इनका से कहा, मैंने कहा फोक तो जो है ना वो पियोन होता है वो भी गाता है, पान वाला होता है वो भी गाता है, कोई भी इस तरह का किरदार होता है, डायरेक्टर बोलता है यार फोक में यही आता है। तो मैंने कि ये लॉन्ग ड्राइव पे चलने वाला ड्राइवर है, ये अपनी सवारी लेके जा रहा है, तो हो सकता है ये कोई फिल्मी गाना गाए, क्योंकि ये संगीत सुनता है, इसके रेडियो लगा हुआ है इसके पास। तो बोले जैसे? मैंने कहा जैसे कि अब साथ में क्या करीना और शायद ये भी बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर। मैंने कहा ऐसी, और कुछ मैंने ऐसी दाएं बाएं ऐसी फेंक रहा था, मैं समझ ही नहीं आया कि क्या गाऊंगा, तो क्या गाऊंगा। मैंने ये भी कुछ भी गा सकता है, तो ऐसे ही मेरा हाथ चला जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और हो सकता है ये गाए वो, तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, बीती रातों में मस्ती। एक सन्नाटा और उसके बाद क्लैपिंग, देखा तो करीना और ये सब, तो वाह यस मजा आ जाएगा। और फिर उन्होंने कहा गुड डन, और फिर ये डाल दिया गया। और फिर वो जो छोटा सा पोर्शन है, क्योंकि क्या ना कि आराम से उनको जल्दी है, उनको तड़ से पहुंचना है रतलाम। ये कहता है 100 किलोमीटर, मतलब कोई मजाक नहीं है कि चुटकियों पहुंच जाए। हाँ। ये तो आराम बैठे रहो, दूसरी ट्रेन पकड़ लेना। हाँ। और ये उसी मूड में गाता हुआ, और ये गाना भी ऐसी, तो ये एक, उनकी बेचैनी बढ़ती रहे। हाँ, और आपका इत्मीनान दिखता रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा वाला बंदा था एकदम से। हाँ। जब वी मेट का हम गाना जरूर सुनेंगे, लेकिन जो पहले आपने बताया कि हम फोक की बात आई, तो आपने कहा मथुरा का हम, हाँ। वो जरा सुनाइए ना दो लाइन। वो तो ये, भूसा बिकाए हमें लाए दो लट्टिकन, भूसा बिकाए हमें लाए दो लट्टिकन, भूसा बिक जाइए तो गैया का खई में, भूसा बिक जाइए तो, भूसा बिक जाइए तो गऊ का खई में, हमें बिकाए हमें लाए दो लट्टिकन, भूसा बिकाए हमें लाए दो लट्टिकन। ये हम लोग जब थिएटर करते थे वहाँ जी, संदीपन के साथ, स्वास्थ्य ग्रुप था हमारा, तो संदीपन की चाह हमेशा यही होती थी कि वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें डाले, स्थानीय चीजें, हाँ, जो अपने मतलब ब्रज को संबोधित करती थी उस तरीके से ना। हम लोगों ने क्या किया कि जो थिएटर भी किया वो नौटंकी प्लस किया, और मैक्सिमम गायकी में किया। तो ये कुछ ये जो प्लस पॉइंट थे, क्योंकि थोड़ा बहुत जो गा लेते हैं आप, हाँ। तो वो थोड़ा वो उस वक्त काम आती थी। और ये जो फोक है, क्योंकि मथुरा में रहने के बस ये कुछ फायदे थे। ब्रजेंद्र काला जी खुद बहुत अच्छा गाते हैं, अभी इन्होंने हमें लोकगीत सुनाया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब हम बात करना चाहते हैं कि आपकी एक और फिल्म हासिल, इसके बारे में कुछ बताएं, आपकी किस तरह से आपने जो एक अखबार बेचने वाले का काम किया है, और जिस तरह से आपने अपनी इसकी भूमिका को जिया है। हासिल ये मतलब उस वक्त की ये एक ऐसी फिल्म थी जिस वक्त हम सभी, वो चाहे मैं था, तिग्मांशु, और यहाँ तक कि मतलब इरफान भी, जो कि मतलब थोड़ा पहले आ गए थे, लेकिन एक स्ट्रगल का दौर, एक ऐसा टाइम था उस वक्त कि हर कोई एक अच्छा काम करना चाह रहा। तो ये हासिल का सब्जेक्ट उसी की एक पृष्ठभूमि के ऊपर है, आसपास था उस वक्त का, कि मेरी वाइफ भी मतलब मुझे अपने मायके गई हुई थी, तिग्मांशु की वाइफ भी मायके गई हुई थी। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता कि मतलब कि तिग्मांशु बोले कि तुम बहुत बड़े राइटर बनते हो अपने आप को, चलो किसी कहानी पे कोई कहानी सुझाओ। तो हम लोगों ने बैठ करके ये कहानी बुनी, तो मतलब अपने अपने अनुभव साझा किए, अपने अनुभव साझा, अपने कॉलेज टाइम के बारे में। अच्छा। तो मेरा जो बैकग्राउंड, मतलब मथुरा की राजनीति, या मथुरा में जिस तरह की दादागिरी जी, वो तिग्मांशु का इलाहाबाद का पूरी पृष्ठभूमि, कि वहाँ यूनिवर्सिटीज में क्या क्या होता है जी, कैसे मतलब लड़के एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, वो जो राजनीति होती है, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, उन सब को लेकर के, तो वो जो ताना बाना था वो वहाँ पे बुना, और ये हासिल एक कहानी तैयार है। और इसमें मतलब मैं आपको बता दूं कि तिग्मांशु मेरे कजिन लगते हैं। तो क्या था कि ये जो बातें होती थी इस तरह की, और इस तरह से जो कहानी हमने तैयार की, तो फिर ये हासिल इस तरीके से बनी। और ये एक किरदार मैंने निभाया इसमें, जो अखबार बेचने वाले का। मोस्टली जितने भी कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल बहुत ही
ऐसे हैं कि बहुत कम सुने होंगे पहले। और जो किरदार भी हैं इस तरह के, मतलब जो हीरो है उसका फादर वो रेलवे स्टेशन टीटी हैं, जी, है ना, टीसी हैं, टिकट कलेक्टर हैं, और जो भी मतलब ये अखबार बेचने वाला है उसका मध्यम वर्गीय, बिल्कुल सुग्गी है, जी। बिल्कुल मध्यम, लोअर लोअर मिडिल क्लास, इस तरह से कैरेक्टराइजेशन बनाए गए। हमारे आसपास के लोग जो आसपास दिखाई के देते हैं लोग। वो, जी 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 जी। तो बिल्कुल जैसे सच्ची कहानियां होती है जी। ना, उसी के आसपास थी सब कुछ। उसको करके कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगा, मतलब वो पहली पिक्चर थी एक, जी। जिसमें कि हम मतलब सारे काम करते थे उसमें। हम असिस्टेंट के तौर पे भी थे उसमें, हम एक्टिंग भी कर रहे थे उसमें, हम सब लोग मिलकर प्रोडक्शन भी हैंडल कर रहे थे। अच्छा, लिखने की बात कर रहे हैं आप, तो आप लिखते भी हैं? मैं लिखता भी हूँ, अब मतलब मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, और मैं सल्यूट करता हूँ जो भी राइटर्स हैं जो भी लिखते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एकदम थैंकलेस जॉब। आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो कि मतलब जितना हमको उसमें नहीं मिलता, जितना हम अपना मेकअप वेकअप लगा के पट से कमा लेते हैं, है ना। तो क्योंकि मैं एक्टर भी हूँ और राइटर भी हूँ जी। कुछ झुकी पलकें हैं उसमें लिखा, कहानी तेरी मेरी उसमें लिखा, थोड़े बहुत डायलॉग मैंने कहानी घर घर की में लिखा, और फिर तिग्मांशु के लिए मैंने ये लिखा, आपका बेस्ट सेलर्स लिखे, भौरों ने खिलाया फूल। तो ये मैं कुछ मैंने, वो एक सीरीज आती थी रिश्ते, जी। उसके लिए लिखा। तो राइटिंग जो है वो इतना कठिन काम है। एक फिल्म पिछले साल 3 जनवरी को आई थी, सब कुशल मंगल है जी, वो लिखी मैंने, वो फिल्म, अच्छा है ना। उसमें अक्षय खन्ना थे, करण कश्यप उसके डायरेक्टर थे, नितिन मनमोहन साहब प्रोड्यूसर थे उसके। जब मैं शूटिंग करता हूँ जी, तो मैं कोई स्क्रिप्ट देखी मैंने, अगर तो मुझे नहीं मजा आ रहा है तो मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्टर, यार ये क्या है, क्या लिखा हुआ है ये, अच्छा, देखो ना, अरे सर देखो ना, करो ना, आप तो राइटर हो, हाँ हाँ, कुछ करो ना। तो फिर कुछ अपने कुछ ना कुछ मैं हिसाब डालते से रहता लिख हूँ। लेते हैं। कोई भी मतलब अभी मैक्सिमम ईश्वर की कृपा से ऐसा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब कि जो भी आपने देखा है तो उससे पहले जो भी मिलता है मुझको 50% मिलता है, अच्छा, लेकिन उसमें मेरे को अपनी तरफ से इतना डालना पड़ता है कि वो किरदार मेरा निखर के आए। यानी संवाद भी आप लिख लेते हैं? संवाद भी मैं लिख लेता हूँ उसमें, मतलब जितना काम कर सकता हूँ, जितनी कोशिश, जितनी लिबर्टी डायरेक्टर मेरे को देता है जी, वो मैं करता हूँ। यानी कि ये निर्देशक पर निर्भर करता है कि वो कितनी आपको छूट दे। जी जी जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं डायलॉग को नहीं कह रहा, लेकिन हाँ जो सिचुएशन अपन बनाते हैं ना सीन जी, के अंदर, जी। अभी आंखों देखी का एक सीन है, वो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, रजत कपूर साहब डायरेक्टर, उसमें करीब 10 एक्टर, छोटा सा कमरा, सब लोग बैठे हुए जी। हैं, संजय मिश्रा और पूरी टीम, सब लोग, सारे एक्टर्स उसमें, सब बड़े आर्टिस्ट। सब बड़े आर्टिस्ट सब बैठे हुए हैं इधर, एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे में डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर भाई ये लोगो, आप सोचो ये डायलॉग तो दे दिए तुमको, अब इसको बनाओ सीन को। हाँ, जी जी जी। तो सब एक से बड़े तुरम खा बनते हो तुम लोग ना, ऐसा वाला जी, होता है। जी, जी। अब वो बनाने लगे हम कैसे क्या करना। तो मैंने क्या करा कि मैंने सिगरेट ले ली और वो कान पे लगा ली। तो रजत ने कहा कि मतलब कि काला साहब सिगरेट स्मोकिंग नॉट अलाउड। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। अच्छा ठीक है। अब सीन चल रहा है, जो नॉर्मल सीन था लिखा हुआ था वो चल रहा है, उसके साथ साथ मैं बीच में सिर्फ इतना करता हूँ, एक आवाज देता हूँ, अरे कोई माचिस देगा। एक सर्टेन इंटरवल के बीच में ना, डायलॉग के बीच में वो स्पेस अपने आप भर जाता है और फिर आगे की लाइन चालू रहती है। फिर दूसरी बार बोलता हूँ अरे कोई माचिस देगा, होते 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 एंड में जाकर के मैं कहता हूँ कोई माचिस देगा, और सामने से एक एक्टर है अनिल चौधरी, वो मुझे माचिस फेंक के देखे, अरे सॉरी दादा ये लीजिए, और निकाली, सीन खत्म। तो होता क्या है कि आपको अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जगानी पड़ती है, तब जाकर के तो तभी समझ में आता है कि हाँ आप कैरेक्टर में कितना घुसे हैं, आप कैरेक्टर में इन्वॉल्व हैं, वो भी दिखते रहना पड़ता है। तो आपको लगता है कि फिल्में करते रहने से ये सब आ जाता है, या कुछ अपने अंदर से रहता है खुद ब खुद? काम करत करत अभ्यास आपको लगने लगता आ है, जाता है। और अच्छा बुरा तो आप देख ही लेते हो उसी समय, क्योंकि वो हर एक के साथ होता है। जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है जी। तो आपको समझ में आ जाता है कि मतलब कि इसका क्या हश्र होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको लगता है कि बहुत सुंदर चीज़ बन रही है, लेकिन उम्मीद भी यही है कि मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अभी एक फिल्म की मैंने जो सीमा पावा जी ने डायरेक्ट की, और इस फिल्म का नाम है आपका राम प्रसाद की 13वीं। वो पारिवारिक संबंधों के ऊपर ऐसी फिल्म है जो कि मतलब देखे तो आपको हर किसी को वो सब याद आ जाता है कि ऐसा उनके जीवन में घटा है। परिवार में से एक कोई भी बड़ा सदस्य चला जाता है जी, तो हमारे हिंदू उसमें रीति में जब से सारे रिश्तेदार आते हैं, जी, बैठते हैं, वो कुछ क्षण का एक माहौल होता है, बाकी सब अपनी अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो देखता रहता है बस दर्शक की तरह, ये हो क्या रहा है। तो वो एक ये बहुत ही एक सुंदर फिल्म, मतलब इस तरह की अभी की हमने, लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर जी, रहे जी, हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या कि इस तरह की छोटी छोटी फिल्मों का आप हर्ष देखते हैं ना अगर, तो मतलब बहुत चैलेंजिंग होता है अपने आप। पान सिंह तोमर, आपको याद है इस फिल्म में एक बहुत हस्ताक्षर की तरह से आप आए सामने, और सबके दिलों पर राज किया आपने, और अभी तक यादगार है आपका वो चरित्र। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अभिनेता ब्रिजेंद्र काला से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। आप सुन रहे थे इस फिल्मी गपशप का पहला भाग।
चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, तकनीकी सहयोगी विनायक तडवलकर। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।